अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुरैन और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। अब तो मैं हर जगह ही पोस्ट करता हूँ बिकॉज़ मुझे लगता है मुझे शैडो बैन किया जा रहा है। मेरे व्यूज़ एकदम गिर गए हैं यूट्यूब पे। तो शायद सरकार की तरफ से एक नई टैक्टिक है आवाज़ों को ख़ामोश करने की। लेकिन अम, हक़ की बात करेंगे, आपको मेरी तरफ से हमेशा सच्ची बात और फैक्ट बेस्ड रिसर्च बात मिलेगी। तो आपके लिए मैं एक सिनेरियो पेश करता हूँ, वो ये है कि इमेजिन करें कि आपका एक ऐसा दोस्त हो जिससे आप अरबों डॉलर कर्ज़े में लें। आप उसको कहें कि मुझे तुम कर्ज़ा दो और वो आपको दे दे। काफ़ी बड़ा अमाउंट हो, अरबों में हो, अरबों डॉलर में हो। और उसके बाद आप उस पैसे को इस्तेमाल करके अपने ही दोस्त के मुल्क में कुछ प्रॉपर्टियाँ खरीदें, लग्ज़री प्रॉपर्टीज़ खरीदें, उसी पैसे से ही। और फिर एक वक़्त आए जब आप अपने उसी लग्ज़री अपार्टमेंट में बैठे हुए हों, अपने दोस्त के ही मुल्क में, और आपका दोस्त आके कहे कि भई अब मुझे एक काम करो, ये जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे वो वापस करो। तो आप क्या करेंगे? आपको तो वापस करने पड़ेंगे, ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि आपको पता है कि पैसे के आगे कोई दोस्त नहीं होता। और आपको ये थोड़ा-सा आइडिया हो जाता है कि आपका दोस्त जो है, वो जो आपने ये लग्ज़री अपार्टमेंट बनाए हैं उसके मुल्क में, वो ही ना आपसे छीन ले और उसी से अपने पैसे पूरे ना कर ले। तो ये बात ना आपके दोस्त की थी और ये बात ना ही आपके दोस्त के कर्ज़े की थी। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। बहुत शोर चल रहा है, खबरों में मैंने देखा कि दुबई ने जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, यूएई ने अपने साढ़े 3 अरब का जो कर्ज़ा उन्होंने हमें दिया था वो वापस माँग लिया है और हम जो है ऑब्वियसली वो वापस कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि हम कर्ज़ा क्यों वापस कर रहे हैं, कर्ज़ा तो वापस करना पड़ता है, ज़ाहिर-सी बात है। सवाल ये है कि सिर्फ़ हम दुबई का कर्ज़ा वापस क्यों कर रहे हैं, हम सऊदी अरब का क्यों नहीं कर रहे, हम दूसरे ममालिक का क्यों नहीं कर रहे? उनको तो हम दौड़ा देते हैं, कहते हैं भई अगले महीने आना, अभी इंटरेस्ट दे रहे हैं हम, चुप करके इंटरेस्ट लो। तो सवाल ये है कि इनको क्यों हम पैसे वापस दे रहे हैं? जो आपने मेरी कहानी स्लैश इमेजिनरी सिनेरियो शुरू में सुना, शायद क्या पता उसमें कुछ सच्चाई हो। डॉक्टर शाहिद मसूद एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ट्वीट की, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। उन्होंने कहा कि जो हमारा साढ़े 3 अरब का एक उधार है, वो तो बहुत छोटा अमाउंट है। जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं दुबई में, वो ही करीब साढ़े 12 अरब डॉलर के करीब हैं। अ, जिसमें लग्ज़री अपार्टमेंट्स हैं, जिसमें गाड़ियाँ हैं और भी एसेट्स हैं। तो ये तो सिर्फ़ साढ़े 3 अरब की कहानी है। साढ़े अरब 12 अरब तो हमारे डॉलर वहाँ पे रखे हुए ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। सो जो लोग कहते थे कि मैं अपने कपड़े बेच दूँगा अपने लोगों के लिए, या लोग कहते हैं कि हमें बड़ा दुःख है, दर्द है अपने लोगों के लिए और हम अपने लोगों के लिए बेहतरी करना चाहते हैं। तो दिस इज़ योर टाइम टू शाइन, अपनी प्रॉपर्टियाँ बेचें और मुल्क का कर्ज़ा उतारें। हमसे क्यों ले रहे हैं ये साढ़े 3 अरब डॉलर पेट्रोल बढ़ा-बढ़ा के, और अभी सुनने में आ रहा है बिजली भी बढ़ेगी, तो वो भी अवाम से निकाला जाएगा। तो ये कर्ज़ा आप अपनी प्रॉपर्टियाँ बेच के चुका दें, इसमें तो बड़ा आसानी हो जाएगी सबके लिए, और हमारे लिए जो है वो पेट्रोल भी क्या पता सस्ता हो जाएगा। एंड माइंड यू, ये जो साढ़े 3 अरब डॉलर हम दे रहे हैं, जो हमारा टोटल फॉरेन रिज़र्व्स हैं स्टेट बैंक में, वो 16 अरब हैं। तो इसमें से जब हम साढ़े 3 अरब दे देंगे, तो हमारे पास करीब साढ़े 12 या 13 अरब पीछे रह जाएँगे। तो हमने जो दुबई को पैसा देना है वापस, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स 18 टू 20% ऑफ आवर फॉरेन रिज़र्व्स। तो ये बड़ा अमाउंट है, छोटा अमाउंट नहीं है ये। और डॉक्टर शाहिद मसूद ये भी अपनी ट्वीट में क्लियर करते हैं कि ये जो साढ़े 12 अरब के करीब जो एसेट्स हैं, इसमें तो सिर्फ़ प्रॉपर्टीज़ इंक्लूडेड हैं। जब आप इन सियासतदानों के और इक़्तिदार वालों के, और मैं ऐज़ आई लाइक टू कॉल देम, जो मालिक हैं इस मुल्क के असली मालिक, जब आप उनके क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स खोलें, जो वर्चुअल करेंसी होती है, और उनके स्काईस्क्रेपर्स और दूसरी जो बिल्डिंग्स, प्रॉपर्टीज़, बिज़नेसेस, वो जब आप कंसिडर करें, तो ये अमाउंट खरबों में चला जाता है, ट्रिलियंस में। तो मेरे जैसे आम आदमी के लिए इतना बड़ा अमाउंट, मुझे तो गूगल करना पड़ा था कि इसको, ये खरब क्या होता है, ट्रिलियन होता है ये। तो वो तो फिर ट्रिलियंस में कहानी जाती है। एंड ऑल ऑफ दीज़ स्काईस्क्रेपर्स एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ आर ओन्ड बाय रिटायर्ड जनरल्स, पॉलिटिशियंस, सरदार्स, वडेरास, व्हाट हैव यू, एवरीवन ओन्स देम। और ये खबर देखें, ये मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, ये खबर भी आई थी एक निजी चैनल पे।
वो इस बात की तस्दीक दुबई में गैर मुल्कियों की जायदादों का डेटा लीक हो गया। तकरीबन 400 अरब डॉलर की जायदादों का इंकशाफ। प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकारों और रिटायर्ड सरकारी अफसरों के नाम शामिल। इस फहरिस्त में पाकिस्तानियों की 11 अरब डॉलर की जायदादें भी शामिल। प्रॉपर्टी लीक्स में सदर आसिफ जरदारी के 3 बच्चों के नाम शामिल। नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज, फरहत शहजादी और फराह गोगी, पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ और साबिक वजीर आजम शौकत अजीज का नाम भी फहरिस्त में शामिल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया, सूबाई वजीर शजील मेमन, उनकी फैमिली मेंबर्स, सेनेटर फैसल वाबड़ा का नाम भी जायदाद के मालिकों के नाम में शामिल। 1 दर्जन से ज्यादा रिटायर्ड सरकारी अफसरान, 1 पुलिस चीफ, 1 सफीर और 1 साइंसदान का नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल। सिंध के 4 अरकान कौमी असेंबली, बलूचिस्तान और सिंध के 6 से ज्यादा अरकान सूबाई असेंबली के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं। दर्जन भर रिटायर्ड आर्मी जनरल्स, 2 एयर वाइस मार्शल्स, 1 हाजिर सर्विस आईजी पुलिस, नेशनल बैंक के साबिक सदर और ब्यूरोक्रेट्स की भी दुबई के पोश इलाकों में जायदादें निकल आई। जी, तो आपने ये खबर देखी। ऑब्वियसली मैं हमेशा वेरीफाइड बात करता हूँ और ये खबर 2000 आई थिंक 2024 में चली थी, जब मीडिया कुछ आज़ाद होता था। अब तो बेचारों पे बड़ा एक रस्सी बांधी गई है टाइट करके उनके गले पे कि बेटा जो हम कहेंगे सिर्फ वही चलेगा टीवी पे। तो ये वही लोग हैं ऑब्वियसली जो कह रहे थे कि हम अपने कपड़े बेच के आपको रिलीफ देंगे, लेकिन क्लियरली ये तो रिलीफ नहीं दे रहे, तो उल्टा हमारे कपड़े बेच रहे हैं और हमसे ही खंगाल लें जितने पैसे निकाल सकते हैं। तो जो लोग सर्टिफिकेट्स देते हैं फेसबुक पे और फेसबुक क्या नेशनल मीडिया पे भी कि ये गद्दार है और वो गद्दार है और ये प्रॉक्सी है किसी मुल्क का और ये पड़ोसी मुल्क का प्रॉक्सी है, तो और जो हमें बताते हैं कि नफ़रत करो इन लोगों से, ये तुम्हारे दुश्मन हैं और हमें हुब्बुल वतनी के पूरे-पूरे सेशंस देते हैं टेलीविज़न पे आके। तो ये वही लोग हैं ज़ाहिर-सी बात है जिनकी प्रॉपर्टियाँ बाहर हैं सारी, जिनका जिनका सच्चाई का लेवल अपने लोगों के साथ आपके सामने है। अगर इतने सच्चे होते तो कभी भी अ, हमें ये इस तरह के मैसेजेस नहीं दे रहे होते। एक्शन्स स्पीक लाउडर देन वर्ड्स आई बिलीव। सो दिस इज़ देयर टाइम टू सेल देयर प्रॉपर्टीज़ एंड माइंड यू बाय द वे प्रॉपर्टी रखना बाहर के मुल्क में कोई गैर कानूनी नहीं है। आप बिल्कुल प्रॉपर्टी रख सकते हैं। आपने अगर इतनी मेहनत की हो ज़िंदगी में, तो आप बना सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर्टीज़। लेकिन फिर ये नहीं कहें कि आपको अपने लोगों का दर्द है, बिकॉज़ अगर आपको अपने लोगों का दर्द होता, तो आप ये सारे एसेट्स बेच के अपने लोगों के लिए आसानी करते। तो बिल्कुल प्रॉपर्टीज़ रखें, सबका हक है। बिल्कुल आई एम श्योर अगर आपने ये प्रॉपर्टी सारी रिवील की हुई हैं और ये सारी डिक्लेयर्ड हैं इलेक्शन कमीशन में, तो आई डोंट थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम। बट फिर हमें आके ये नहीं सिखाएँ कि हुब्बुल वतनी किस तरह की जाती है, हाउ डज़ पैट्रियोटिज़्म वर्क, अपने मुल्क से प्यार करना चाहिए, हम तो यहीं पे रहते हैं, हमारी तो प्रॉपर्टीज़ भी यहीं। जो शाहिद मसूद साहब की यही ट्वीट है, इसमें आप पढ़ रहे होंगे, उन्होंने बताया कि जितनी डेवलपमेंट इन इक़्तिदार वालों ने पर स्क्वायर फीट अपने सूबों में भी नहीं की, उससे ज़्यादा स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी ये लोग दुबई में ओन करते हैं। ये सीनियर जर्नलिस्ट शाहिद मसूद साहब बताते हैं। और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, अगर आप किसी भी सूबे में चले जाएँ और मैं सारे सूबों की बात कर रहा हूँ, किसी एक की नहीं बात कर रहा, तो सब में यही हाल है। पाकिस्तान आई थिंक यूनिसेफ की रिपोर्ट आई थी, नंबर 2 पे आ गया है, नंबर 1 पे आ गया है, नंबर 2 पे है मेरे ख़्याल से फॉर हैविंग द मोस्ट चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल। सबसे ज़्यादा बच्चा हमारे मुल्क में आउट ऑफ स्कूल है, नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे ऐसे ही कुछ है, वो देख लीजिएगा। तो डेवलपमेंट तो ज़ाहिर-सी बात है ज़ीरो है। लेकिन प्रॉपर्टियाँ जो है वो खींच के रखी हुई है बॉयज़ ने। बॉयज़ ने कहा है प्रॉपर्टियाँ हम बनाएँगे, हमारा काम चलना चाहिए ताकि हमारी अगली नस्लें जो हैं, जितने हमारे हमारे नवासे, नवासी, पोता-पोतियाँ हैं, बाहर के ममालिक में रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी आसान रहे ताकि उनको कभी मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो है वो शायद मसूद साहब ने प्रेज़ेंट किया एंड आई थॉट उसमें बिल्कुल सेंस बनती है, वो ये है और ये मेरा भी एनालिसिस था। वो ये है कि अ दुबई में अगर इन्होंने जो प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई हैं, अगर इन्होंने दुबई को वो पैसे वापस नहीं किए, देन दुबई हैज़ द राइट टू सीज़ ऑल ऑफ दीज़ प्रॉपर्टीज़। वो ये एसेट्स फ्रीज़ कर सकते हैं सारे सियासतदानों के और अपना पैसा वहाँ से निकाल सकते हैं और वो ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादा ही पैसा निकालेंगे। साढ़े 3 अरब तो नहीं निकालेंगे, फिर तो पूरा 12 अरब ही निकालेंगे। बोलेंगे बेटा अभी हम तुम्हें वापस करेंगे बाद में जब हमारा दिल चाहेगा, अभी रोल ओवर करते रहो। एक दुबई यूएई ने नैप के साथ एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इस एग्रीमेंट में ये है कि नैब जो है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, वो यूएई की गवर्नमेंट को बता सकता है कि ये प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप सीज़ कर सकते हैं अगर आपको लगे कि ये प्रॉपर्टीज़ एम्बेज़ल्ड अमाउंट से बनाई गई हैं, मतलब काले पैसे से, ब्लैक मनी से बनाई गई हैं। और नैब को बताने की ज़रूरत भी नहीं है एक्चुअली। यूएई की गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है कि वो खुद उन प्रॉपर्टीज़ को फ्रीज़ कर सकती है, उन एसेट्स को फ्रीज़ कर सकती है, उस प्रॉपर्टी को बेच के अपना पैसा कैश करा सकती है। तो ये एग्रीमेंट कोऑपरेशन एग्रीमेंट है।
और ये दोनों ममालिक के बीच में मेरे ख्याल से चल रहा है, इस पे काम चल रहा है। तो ये अब नाउ दैट द सिचुएशन हैज़ डेवलप्ड, तो ये दिस विल एक्ट लाइक अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, और मेरे ख्याल से अब हम कोशिश करेंगे कि एग्रीमेंट ना हो। और इसमें शायद मसूद साहब एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताते हैं कि गोल्डन वीज़ाज़ इन सब के खतरे में पड़े हुए हैं। जिनको नहीं पता वो ये है कि दुबई एक गोल्डन वीज़ा इश्यू करता है उनको, जो दुबई में 5 लाख दिरहम और उससे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करे। तो जब आप 5 लाख दिरहम को डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो वो करीब 1,36,000 डॉलर का अमाउंट बनता है। तो इनके तो गोल्डन वीज़ाज़ मेरे ख़्याल से सबके लगे हुए होंगे, तो वो भी खतरे में पड़ जाएँगे जब प्रॉपर्टी सीज़ होंगी। जब दुबई गवर्नमेंट, यूएई गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ सीज़ करेगी, तो ज़ाहिर-सी बात है वो वीज़ाज़ भी रिवोक करेगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो ज़ीरो हो गई। सो आई थॉट दिस वाज़ सुपर इंटरेस्टिंग। शायद मसूद साहब हिज़ एक्सपीरियंस इज़ स्पीकिंग हियर, वो डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं। मूविंग ऑन, इमरान खान साहब के केस की अपडेट है, वो ये है कि उनका केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ था। और इस केस में बेसिकली ये डिसाइड होना था कि जो उनकी सज़ाओं की मुअत्तली का केस है वो पहले चलेगा या फिर उनका पूरा केस, जो पूरी अपील है वो पहले चलेगी। तो ये लास्ट वीक ये डिसाइड हुआ था कि इस वीक ये डिसाइड होना है कि कौन-सा केस पहले चलेगा। लेकिन अ, जो बेंच थी वही अवेलेबल नहीं थी क्योंकि जो जजेस थे वो गए हुए थे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक टर्किश डेलीगेशन आई हुई थी जजेस की फॉर जुडिशियल कोऑपरेशन। आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स। तो केसेस जो है वो ज़ाहिर-सी बात है नहीं सुने गए इमरान खान साहब के। यूजुअली ये होता है, और मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ कि ये होती हैं मीटिंग्स जजेस की, बट वो क्या करते हैं कि वो मीटिंग्स के बाद केस सुन लेते हैं। वो कहते हैं आप एक काम करें 3-4 घंटे बाद आ जाएँ, हम लेट आवर्स में आपका केस सुन लेंगे। तो ये जो बेंच थी ये कर सकती थी। और बाय द वे बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे नोट करना इस बेंच पे कौन-कौन था। इस बेंच पे एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ डोगर साहब थे, और दूसरे जो जज थे वो मोहम्मद आसिफ साहब थे। और मोहम्मद आसिफ अगेन आपको अगर नहीं पता तो ये वही हैं जिनके साहबज़ादे ने अपनी नॉन कस्टम पेड लैंड क्रूज़र से 2 लड़कियों को कुचल के मारा था, और फिर उनके खिलाफ कोई केस नहीं हुआ था उनके साहबज़ादे के खिलाफ, और वो छुट के निकल गए थे 2 दिन में ही। तो वो बेंच थी। आयरॉनिकली दिस गोज़ टू शो द लीगल सिस्टम एंड इट्स स्टेट इन आवर कंट्री कि इसका क्या हाल हो गया है। मैं बार-बार स्क्रीन पे वही लॉ एंड जस्टिस रिपोर्ट लगाता हूँ, ताकि हम देखें कि हमारा लीगल सिस्टम दुनिया में किस नंबर पे है। तो ये आप देखें और अफ़सोस करें, अफ़सोस दर अफ़सोस और क्या कर सकते हैं। तो केसेज़ उनके नहीं सुने गए, 11 बजे केस सुनना था, 10 बज के 45 मिनट पे बताया गया कि जज साहब अवेलेबल नहीं हैं, एंड अब ये कहा जा रहा है कि शायद कल केस की सुनवाई हो जाएगी। तो अब देखते हैं कल की क्या अपडेट है। जब आप ये वीलॉग देख रहे होंगे तो शायद तब तक कोई अपडेट आ चुकी होगी। मेरे पास अभी तक इस पे ऑब्वियसली कोई अपडेट नहीं है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट ये जुडिशरी का पुराना एक सिस्टम है, ये इसी तरह चलते हैं। इतने लोग गुमशुदा हैं जबरी तौर पे, इतने लोग जेलों में हैं, जेलें ओवरफ्लो हो रही हैं लोगों के साथ, जो कैदी हैं। बहुत मसाइल हैं, वो सब और पेंडिंग केसेस हैं इतने। लेकिन जज साहब को लगा कि मीटिंग करना बड़ा इम्पोर्टेंट है, जुडिशियल कोऑपरेशन करना बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये सारे मसाइल तो चलते रहेंगे। दिस गोज़ टू शो प्रायोरिटीज़, और यही प्रूव करता है कि हम अ, इतने नॉन सीरियस हैं अपने मामलात में, क्योंकि हमें पता है कि बस ये इसी तरह चलता रहेगा, कौम जो है वो सोती रहेगी। अगले व्लॉग में मुलाकात होती है, कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और तब तक अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।